नमस्कार, स्टडी ग्रुप 96 में आप सभी का एक बार स्वागत है पुनः। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस समय अपने प्रैक्टिस सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि वर्ष 2014 सितंबर का है। सितंबर 2014, ठीक है? इससे पहले की भी हमने 2 वीडियोज़ मैथ की डाल दी थी। उसके लिए आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाके मैथ के नाम से प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में बाकी की 2 वीडियोज़ भी पड़ी हैं, तो आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा कह रहा है कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है। प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों का और कलन विधियों कलन या कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? समान प्रकरण प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। समान प्रकरण से एक ही तरीके का प्रकरण हो और उसमें से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करना, नहीं, गलत बात। समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामितीय की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, ये भी नहीं। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ये देखिए, ये लग रहा है एक से अधिक उपागमों मतलब एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करेगा और क्या करेगा बच्चा, फिर उसको एक ही प्रकार की समस्या को एक से अधिक तरीके से वो सॉल्व कर पाएगा। दूसरा है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान। परिशुद्धता आप जो है बहुत ज़्यादा अगर ना भी हो, लेकिन लड़के में अगर क्षमता इस चीज़ की है कि वो एक से अधिक तरीके से कर सकता है, तो बच्चा क्या कहलाएगा, बहुत ही लचीलापन उसकी समझ में दर्शाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किस क्रम में बढ़ाया जा सकता है? रोजमर्रा की भाषा, ये ठीक है ना, रोजमर्रा की भाषा। दूसरा गणितीयकरण 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 स्थिति की भाषा, ये भी सही है। तीसरा गणितीय समस्या समाधान की भाषा, ठीक है, ये भी सही है। और चौथा प्रतीकात्मक, ठीक है, यही ऑप्शन एक ही जो है हमारी चौथा, ये हमारे चौथे नंबर पे आएगा, यही ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। प्रतीकात्मक भाषा ये गलत, नंबर 1 पे रोजमर्रा की भाषा गणितीय समस्या, ये दूसरे पे नहीं, ये तीसरे पे आएगा, ये भी गलत। गणितीय भाषा ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या करेंगे, बच्चे को पहले उसकी रोजमर्रा की भाषा के साथ जोड़ेंगे। निम्नलिखित देखिए, जब कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता हो, बच्चे को प्रदर्शित करनी हो या बच्चा कैसे बढ़ा सकता है अपने ज्ञान को गणितीय भाषा में, तो वो क्या करे, सबसे पहले वो रोजमर्रा की भाषा अपने इस्तेमाल करे। उसके बाद गणितीयकरण की स्थिति, फिर क्या करेगा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर सबसे लास्ट में क्या होगा, प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है ना, प्रतीकात्मक भाषा लैंग्वेज, ठीक है, आपको पता है जैसे कोई भी प्रतीक होते हैं गणित के। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे जातीय के डैश हैं, यानी किस स्तर पर हैं। ध्यान से देखिए, पहले ही बता रहा है कि बच्चे दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य, ठीक है। चलिए, तो वेन हिले ने जो है क्या किया था, उन्होंने मानसिक चित्रण में बच्चे की वस्तुओं जो होती है, बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत करता है, बच्चा वस्तुओं को वर्गीकृत करता है देख के, ठीक है ना। तो मानसिक चित्रण स्तर जो है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, चित्र को देख कर पहचान रहा है, मानसिक चित्रण स्तर इसका उचित आंसर होगा। जैसे बच्चे से बताएं कि बच्चा क्या है, बच्चे से जब आप कई सारे आप बाक्स रखेंगे, कई सारे आपने बाक्स रख दिए। अब से एक है हमारा लाल, ठीक है ना, एक हमारा है लाल, मान लीजिए ये हमारा रेड है, ये ब्लैक है, ये येलो है और ये। अब आप बच्चे से जब कहेंगे लाल चुनकर लेके आओ, ठीक है, तो बच्चा चाहे वो लाल, अगर मान लीजिए ये वाला भी है, ये रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, अगर एक से ज़्यादा रेड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो केवल कलर कलर को चुनेगा, आकार उसका कुछ भी उससे उसको फर्क नहीं है। तो ये मानसिक चित्रण स्तर में आता है वेनहिले के अनुसार। बच्चे को कलर से ही, रंग से ही केवल मतलब था, उसके प्रकार से मतलब था, ना दिखावट के आधार पर मतलब था, ना कि उसके आकार से मतलब था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कक्षा में एक शिक्षक विद्यार्थी को 4 5 6 2 यानी 4562 और 728 का योग करने देता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, जब दोनों को जोड़ता है तो 11,842 आ जाते हैं। यह प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है कि बच्चे में डैश की कमी है। अब देखिए, जब आप करेंगे इस तरीके से, तो देखिए बच्चा क्या कर रहा है, 4 5
छः, दो यानी 4562 और 728 रहा है। और बच्चा जोड़ कैसे रहा है इसको? बच्चा जोड़ रहा है 42, ठीक है, 842, 11,842 जोड़ रहा है। अब देखिए बच्चे ने कैसे जोड़ा इसको। यह प्रतिक्रिया बच्चे में क्या दर्शाएगी? देखिए यह प्रतिक्रिया बच्चे को क्या दिखाएगी? स्थानीय मान की संपूर्ण जानकारी न होना दर्शाएगी। क्या दिखाएगी? स्थानीय मान की संपूर्ण जानकारी न होना दर्शाएगी। ऐसा क्यों? आप ये भी कह सकते हैं। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने इसको ऐसे ना जोड़ के इसको यहाँ से जोड़ना शुरू किया। यहाँ से 7 और 4 11, ठीक है ना, 8 और 5 और 2, देखिए 8 और 6 14, 2 का 2 ऐसे ही उतार लिया, यहाँ से इसको ऐसे लिखा, फिर 8 और 6 जोड़ के 14, यहाँ 4 लिखा, एक बचा उसको यहाँ लेके आया, 2 और 5 जोड़ा 7 हुआ, तो 7 और 1 8 यहाँ लिखा। फिर उसके बाद बच्चे ने 7 और 4 को जोड़ के 11 लिखा। यानी बच्चे को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इस संख्या को 728 को कहाँ पे प्लेस करना है। यानी बच्चे में समस्या क्या थी? स्थानीय मान की अवधारणा में कमी दर्शाती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और भाषा वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ डैश के 5 तरीके हैं। किस चीज़ के? ऑप्शन 1 गणितीय चिंतन एवं विचार प्रतीक मौखिक लिखित अथवा को संदर्भ को दर्शन। नहीं, ये देखिए कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ गलत है। गणितीय चिंतन एवं विचार, ये यहाँ से ही गलती है। ऑप्शन ए कह रहा है गणितीय चिंतन एवं विचार, ऑप्शन बी कह रहा है ज्यामितीय प्रमाण, ऑप्शन सी गणितीय पाठ चर्चा, या ऑप्शन डी गणितीय शब्द भंडार। अब देखिए गणितीय चिंतन एवं विचार प्रतिरूपण जो है ये क्या दर्शाएगा? ये स्थिर स्थिर चित्र आदि के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है या प्रतिबिंबित किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या दर्शाता है कि हम सोच विचार कर क्या सोच विचार कर रखते हैं। ठीक है, ये दर्शाता है। तो गणितीय चिंतन एवं विचार ये दर्शाएगा कि आप किस प्रकार की सोच विचार रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न 6 हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? गणितीय शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन बी शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन सी बच्चे की चिंता क्रिया के गतीय कारण का उद्देश्य को परा करता है, पूरा करता है। ठीक है ना। और ऑप्शन डी महत्वपूर्ण गणितीय शिक्षण का के उद्देश्य को पूरा करता है। अब ध्यान से देखिए ये क्या होता है? ये बताता है इसकी जो है सीमित प्रकरणों की ही शिक्षा दी जा सकती है, सीमित प्रकरणों की ही शिक्षा दी जा सकती है, और यह विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह क्या है? गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ये सब क्या है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य हैं, यानी संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, नॉट डी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्या कौन सी बहु अनुशासनात्मक या अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? भारत का आरेख बनाइए, झंडे की में सममित रेखाओं की संख्या पहचान कीजिए, दी गई आकृति का दर्पण छवि या प्रतिबिंब का आरेख बनाइए बनाइए दी गई आकृति में कितनी समिति रेखाएं या किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक समिति रेखा खींचना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर कक्षा 4 की पुस्तक की बात करें तो उसमें क्या होगा? देखिए बहु अनुशासनात्मक जो होगा, बहु अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत क्या होता है? अलग अलग विषयों के अनुशासन को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो भारत के झंडे का आरेख बनाना या बनवाने से क्या होगा? छात्र जो है माप, समांतर रेखा, आकृति या जो है विभिन्न देशों के झंडों की महत्वता, ये सामाजिक विज्ञान को दर्शाएगा। समझ गए क्या क्या दर्शाएगा? पहला जो है मापन करेगा या समांतर रेखा, ये सब किसको दर्शाएगा? गणित को दर्शाएगा। ठीक, दूसरा जिसमें उसमें होगा कि अलग अलग देश के झंडे, वो किसको दर्शाएंगे? सामाजिक विज्ञान को दर्शाएंगे, सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए होंगे। और तीसरा होगा उसमें रंग भरेगा, तो वो किस में आ जाएगा? रंग हमारा किस में आ जाएगा? कला के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए 3 विषयों का ज्ञान हमने बस एक ही चीज़ से, एक 3 विषय जो है वो एक ही जो है शिक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये बहु अनुशासनात्मक, ठीक है, बहु अनुशासनात्मक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए उचित आंसर क्या होगा? इसके लिए उचित आंसर होगा भारत के झंडे का आलेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर, ये आ जाएगा बहु अनुशासनात्मक के अंतर्गत, बहु अनुशासनात्मक। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर। उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छी जाती। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया। देखिए एक ही ग्रिड है, ये एक वर्गाकार कागज पर खींचा गया। इसमें कह रहा है कि यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है, यह निरूपण किसकी ओर संदेश करता है। क्या स्थानीय मान की अवधारणा को दर्शाता है, या गिनतारा अबेकस पर संख्याओं की स्थिति दर्शाता है, या दहाई और इकाई की तुल्यता कर रहा है, तुलना कर रहा है, या गणितीय खेल। देखिए इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्थाई स्थानीय मान की अवधारणा को समझा सकते हैं, स्थानीय मान की जो है गणना को समझा सकते हैं। देखिए पहला है वंश यानी इकाई, दूसरा है टेंस यानी टेंस 10 दहाई, तीसरा है हंड्रेड यानी सैकड़ा, और चौथा है थाउजेंड, थाउजेंड क्या है हजार। तो इससे हम क्या समझा पाएंगे, इकाई दहाई। अब देखिए यहाँ पे ये इस वाले कॉलम में जितने भी अंक हैं वो सब हैं दहाई पे, और ये वाले कॉलम में जितने सब हैं वो सब हैं इकाई पे यानी वंश पे। तो ये करेगा स्थानीय मान की अवधारणा आपको समझाने में मदद करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए, बिल्कुल यही प्रश्न दोहराए जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। किस चीज़ के, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश में या कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना समस्याओं का अभ्यास। ऑप्शन सी कलन विधि यानी एल्गोरिदम को भी गति को बढ़ाने और करने में मदद करना, चिन्हों सिक्कों एवं घड़ी और कम समय से अधिक संख्या में समस्या का हल करना। और ऑप्शन डी परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को परीक्षाओं के उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद। देखिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसमें देखिए मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेजी से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचानने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं या हल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह क्या होता है, यह छात्रों की प्रतिक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करेगा, यह छात्रों को प्रतिक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि एक बच्चा मानसिक रूप से 27 प्लस 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है, ठीक है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 और 40 के नज़दीक है, 38 और 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 प्लस 40 67 हुआ। तो मैंने 65 प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। करने की यह युक्ति क्या है, समझ में आया, करने की यह युक्ति क्या है। तो देखिए इस युक्ति में बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि छात्र ने क्या किया कि 38 और 40 के बीच में 2 निकलता है, इसी तरह 38 और 40 के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, इसी तरह जो 40 और 27 का उसने योग निकाला, उसमें से उसने क्या किया, उस योग से 2 घटा दिया, ठीक है। तो उसको कितना प्राप्त हो गया, 65 प्राप्त हो गया। तो यह करने के लिए उसने क्या किया, इसने उसको प्रश्न में वो पुराने ही समूह में परिवर्तन कर उत्तर देता है। क्या कर रहा है, पुराने समूह यानी जैसा इसके साथ किया, जैसा इसके साथ किया, ठीक है ना, उसी तरह इसके साथ किया, यानी दोनों समूहों में उसने परिवर्तन करके उत्तर दिया है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, प्रतिकारी, क्या होगा, प्रतिकारी, यानी जैसा था वैसा ही कर देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण रेखाएं और कोण। ऑप्शन बी कह रहा है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, या सममिति की अवधारणाएं, ठीक है। अब जब बात जियो बोर्ड की आती है तो जियो बोर्ड क्या करता है, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, ठीक है ना, ये हम उसमें शिक्षण कर सकते हैं, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज, आयत, आयत, ठीक, वर्ग, वर्ग, वर्ग इत्यादि का ठीक है ना, जो है आकलन या फिर इनकी विशेषताओं का ज्ञान कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों मिल के सहयोग में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे में निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र की समस्या है, या किसमें समस्या है, किस क्षेत्र में समस्या। देखिए अगर बच्चा संख्या संक्रिया चिन्हों
संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ियों, सिक्कों एवं घड़ियों इत्यादि में, घड़ियों की सुइयों इत्यादि में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। देखिए संक्रिया चिन्हों, फिर यहाँ है सिक्कों एवं घड़ियों, सिक्कों एवं घड़ियों, सिक्कों एवं घड़ियों, घड़ियों में अंतर अगर स्थापित नहीं, कि सुइयों में अगर अंतर स्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, सुइयों में अगर अंतर नहीं स्थापित कर पाएगा तो क्या कहलाएगा, बच्चे के को दृश्य की समस्या है। किससे है, दृश्य यानी देखने संबंधी समस्या है। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों को मिलान करने के लिए कहता है। ठीक है, तो इस खेल का उद्देश्य क्या है, देखिए इसने इस तरीके के कुछ कार्ड दिए हैं और कह रहा है कि समान तरीके के आकृतियों को मिलाइए। ठीक है, तो ये देखिए इसके साथ मिलेगा, ये हमारा चतुर वर्ग है, ये हमारा जो है रोम्बस है तो ये वर्ग के साथ मैच कर जाएगा, ये रेक्टेंगल है ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ये ट्राइंगल इस समकोण ट्राइंगल के साथ मैच कर जाएगा। ठीक, हाँ, तो इस खेल का उद्देश्य क्या है, इस खेल का उद्देश्य क्या है, कह रहे हैं कक्षा कक्षा में वातावरण को व्यस्त और आनंददायी बनाना, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, आँख हाथ का समन्वय बढ़ाने या समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। देखिए ये जो खेल है ये हमको क्या बताएगा, ये बताएगा कि अलग अलग अभिविन्यासों में समान आकृतियों को पहचान करने में मदद करना। कह रहा है कि अगर आकृति एक ही जैसी है लेकिन अगर उसका डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है, ठीक है ना, एक अब एक के अपोजिट दूसरा बना है लेकिन एक ही जैसी आकृति है, तो उसको बच्चे को पहचानने में मदद करेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है, 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है, ये सही है कि 1/10वां हिस्सा है, 1 मिलीमीटर 1/10वां हिस्सा है। ठीक, ऑप्शन एक हमारा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, दशांश है, ये हमारा सही है। ठीक, ऑप्शन दो कह रहा है, ऑप्शन दो कह रहा है 1 किलोग्राम 12 ग्राम, ये भी सही है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 12 ग्राम में 12 को 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, वो हो जाएगा। तीसरा है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर में हो गया 100 से, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर का हो गया 1000 मीटर, और 10 सेंटीमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी सही है। 23/100, देखिए यही गलत है, क्योंकि जब हम 23 को भाग देंगे किससे, 100 से तो यहाँ 2 जीरो है तो दशमलव की गणना 2 अंक आगे आ जाएगी, यानी यहाँ से अगर शुरू करना था तो यहाँ से एक अंक ये पीछे, यहाँ से एक अंक यहाँ से जाएगा, एक अंक यहाँ जाएगा, कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो आंसर इसका क्या आएगा, 0.23, 0.23। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Okay, so we are moving toward the next question. Next question is question number 15. गुणनफल 1109, 1109 और 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50 50 50 प्राप्त हो। ठीक है, कह रहा है 1109 गुणे 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 50 50 50 प्राप्त हो। तो जब आप 1109 गुणे 505 करेंगे, 1109 गुणे 505, ठीक है ना, 1109 गुणे 505 तो हमें प्राप्त क्या, 505 तो हमें प्राप्त क्या होगा, प्राप्त हमें 560045। ठीक, अब हम क्या करें इसमें से, तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इसमें से हम x घटा दें, क्या करें, ये माना इसमें से x घटा दें, यानी 560045 में से अगर x माइनस कर दें तो हमें क्या मिले, 50 50 और 50 प्राप्त, यही तो कह रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ से इधर पक्षांतर कर दिया, इस 550 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या होगा, 560045 माइनस 50 50 50 बराबर, अब इसमें माइनस कर लीजिए। देखिए 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा, 4 से 5 जाएगा नहीं तो ये सब जाता है, इधर जाता जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 14, तो 14 से 5 जाएगा बचेगा 9। ठीक, 9 से 0 गया तो बचेगा 9, और फिर 9 से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 5 से 0 जाएगा तो बचेगा 5, और 5 तो 5 गया कुछ नहीं बचा, तो हम क्या घटाएंगे, 54,995। देखिए 54,995 ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 54,995। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है 210 के धनात्मक खंडों का योगफल है, 210 के
धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो 210 के धनात्मक गुणनखंड क्या क्या होंगे बताइए, क्या क्या होंगे? तो देखिए 210 के अगर हम धनात्मक गुणनखंड निकालने जाएंगे तो इनका गुणनखंड हम निकालने जाएंगे तो क्या क्या होंगे? देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ठीक है, 21 होगा, 14, फिर 15, 14, 15, 21 और 21 दामा 210, फिर 21 से बना 30 सत्ते 210, 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 42 हो जाएगा, फिर 42 के बाद 41 ठीक है, 70 हो जाएगा, 70 और 105 हो जाएगा और 210 इतने खंड निकलेंगे धनात्मक, ठीक है। और इन सबका योग अगर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 576। इन सबको जोड़ना तो 576 हमें प्राप्त होगा, 576। बाकी के इसको सॉल्व करने का मेथड कि हम कैसे धनात्मक गुणनखंडों को हल करते हैं, इसको हम आपको अगली वीडियो में प्रदान कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट की तरह ही करते हैं। एक टैंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो एक साइज मापते हैं, यानी एक ही साइज के हैं 16 जार में पूर्णतया भरा जा सकता है। तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? ऐसे 22 जारों में कुल कितना दूध होगा? तो देखिए कह रहा है एक जार में कितना दूध है? एक जार में जो दूध है वो कितना है? 240 लीटर कह रहा है, और 240 लीटर और 128 मिलीलीटर, 128 ml, ठीक। अब इसमें अगर इसी तरह मैं 16 जार, ठीक है ना, देखिए 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध 16 जारों में, किसमें है? 16 जारों में, 16 जारों में। तो अगर इसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक जार में पता चल जाएगा। ऐसे ही हम 22 से गुणा कर देंगे तो हमको 22 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको निकल के क्या आया? देखिए 240 लीटर को जब मिलीलीटर में बदलेंगे तो बजट बदल जाएगा 24,000 और 128, तो यानी 24,128, 24,128। और अगर इसी को हम 22 से गुणा कर देंगे भाग करके 16 से, तो हमको क्या मिल जाएगा? 22 जारों में कितना आएगा? तो इसको देखिए, चलिए भाग देते हैं, ठीक है, इसको भाग देते हैं। तो 4 चौक 2 से कर ले तो 2 अट्ठे 16, और ये बचेगा 11, और 8 से इसको काट दीजिए, 8 से इसको काट दीजिए, 8 तिरिक 24, जीरो बचा, तो जीरो यहीं लिख जाएगा, फिर एक है, और ठीक 3 जीरो, और ये हो गया हमारा 12, 8 फिर जीरो, 8 के 8 4 जीरो 8 ठीक। 3016, 3016 गुणे 11, 11 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 11 चक्का 66 के 6, और 11 11 और 6 17, 11 जीरो जो जीरो, 11 जीरो जो जीरो, तो एक आ गया, जीरो 11 थे 23, और इसको 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा मिलीलीटर में, ठीक है। इसको 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 जीरो का 330.176, 330.176, 330 लीटर और 73 मिलीलीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 बराबर है। अब देखिए 10 इकाई यानी 10 गुणे 1, और 10 दहाई यानी 10 गुणे 10, ठीक है, 10 गुणे 10, अरे 10 गुणे 10, और 10,000, 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 यानी 10,000, ये किसके बराबर होंगे ये पूछ रहे हैं। देखिए सब जोड़ डालिए, 10 का इकाई से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और 10 को 1000 से गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। 1 2 3, सबको अगर जोड़ डालेंगे तो जीरो जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, नहीं ये देखिए एडिशन में मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट रुकिए बस, हम्म, इसको ऐड एक सेकेंड, ऐसे 10,000, 10,000 10 गुणे 1,000 बराबर 10,000, ठीक है ना। 10 दहाई यानी 10 गुणे 10 बराबर हो गया हमारा 100, और 10 इकाई यानी 10 गुणे 1 बराबर हो गया 10। सबको जोड़ लीजिए, जीरो एक एक जीरो एक, 10 11 10 110, 10 110, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10,110, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है गोनंग ने सोमवार को 4 घंटे, 4 घंटे नहीं, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे, 4 से 1 बटे 2 घंटे
मोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट और बुधवार को 5:20 से 9:10 AM तक, शुक्रवार को 2 घंटे 20 मिनट और काम किया तो और उसे 42 रुपये घंटे मिलते हैं, तो कुल कितनी कमाई होगी? देखिए 4 घंटे, 4 सही 1/2 घंटे, यानी 4 दूनी 8 9 बटे 4 सही 1/2 घंटे, इसका मतलब कितना हुआ? 4 दूनी 8 9/2 घंटे, ठीक है। और दूसरी जगह 190 मिनट, 190 मिनट का कितना हुआ? 6 3 180, ये हो गया 3 घंटे और 10 मिनट, यानी 10 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 10/60 यानी 1/6, तो 6 3 18 और 19/6 हो जाएगा, ये घंटा हो गया, ठीक है। 19/6 घंटे। और तीसरा क्या है? तीसरा चौथा है हमारा 200, हाँ 5:20 से 9:10, तो 5:20 से 3 घंटे 8:20 हो जाएगा, यानी 3 घंटे 8:20 हो जाएगा और 50 मिनट और होगा, तो 50 मिनट को भाग चेंज कर लीजिए, तो 50/60 घंटे में चेंज करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 3 18 और 5 23, 23/6 घंटे, ये हो गया। और 220 मिनट, तो 220 मिनट का हो जाएगा 3 घंटे और 40, 3 घंटे और 40 मिनट, 40 मिनट, नहीं हाँ 3 घंटे और 40 मिनट डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कैंसिल आउट, 6 3 18 और 4 22/6, 22/6 घंटे। अब इन सबको जोड़ लेते हैं कि 9/2 धन 19/6 धन 23/6 धन 22/6, ठीक है। और इन सबको गुणा कर देंगे किससे? 42 से, 42 से सबको जब गुणा करेंगे 42 से, तो उत्तर जो हमको प्राप्त हुआ वो हुआ 637 रुपये, 637 रुपये। तो 637 हमारा कहाँ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कह रहा है 4 और 2/3 समकोण डिग्रियों की संख्या होगी, 4 और 2/3 समकोणों की संख्या होगी। तो देखिए 4 तो पूरा है, 4 और 2/3 कह रहा है, 4 और 2/3 समकोणों में संख्या होगी, समकोणों यानी 90 से गुणा कर दीजिए। अब 4 के 12 और 2 14, कितना हुआ? 14/3 गुणे 90, 3 से काट दीजिए 30 आया, और 14 3 42, 420 डिग्री, 420 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं ये कैसे हुआ? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कह रहा है 4 और 2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 और 2/3 का मतलब क्या हुआ? 4 और का मतलब होता है धन, 2/3 यानी 2/3, और इसको जब हल करेंगे 4 3 12 तो 14/3 ही तो आएगा, 14/3। इसी को इसी तरीके से मिश्र भिन्न की संख्या में लिख दिया गया, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में क्या अंतर है? ऑप्शन ए कह रहा है 0, ठीक है ना, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 495 49। अब देखिए 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर हमें निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या है? देखिए 5 हमारा किस जगह पे है? हजारवें, 3 5 3 6 2, इसमें देखिए 5 जो है हमारा वो कहाँ है? हजारवें स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5000, ठीक है। और इसमें से इसका अंकित मान, 5 का अंकित मान कितना होगा? वो तो 5 ही होगा, क्या होगा? 5 ही होगा, और इसको माइनस करने पे क्या प्राप्त होगा? 4995, 4995 देखिए कहाँ है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाएगा, 26 और 26 शतांक को कैसे लिखेंगे आप? शतांक का मतलब होता है 100वां अंक, 100वां अंक, हंड्रेड इंग्लिश में कहते हैं। तो 26, तो देखिए हमने क्या किया, जैसे पूरा पहले हमने क्या किया था 26, ठीक है ना, प्लस 26 शतांक यानी 26/100, ठीक है। इसको हल कर, पहले इसी को स्टार्ट कर लीजिए, तो कितना आएगा? 2 से करेंगे तो 13 और 50, 2 से करेंगे 13 और 50, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे? 50, इसको हम कैसे लिख पाएंगे? अब माफ़ कीजिएगा, इसको देखिए और आसानी से कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते, इससे भी आसान तरीके से। 100 है ना, तो 100 है तो 2 बार यहाँ से 0 अगर कटेगा तो दशमलव यहाँ 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 26.26, 26.26 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा था उसको, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा आसान बना दें। 26.26 जो है इसका उचित आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 देखिए हमारा कह रहा है कि 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार गुणज और 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार गुणज का अंतर क्या है? का अंतर क्या है? अब देखिए 4 5 और 6 का जब आप लासा लेंगे तो कितना आएगा? 4 5 और 6 का लासा, 4 5 20, 20 छक्का 120, लेकिन उससे कम 60, 4 5 और 6 का लासा आ जाएगा हमारा 60, ठीक है, निकाल लीजिएगा। और 5 6 और 9, 5 6 और 9, तो 5 6 और 9 का लेंगे तो 6 3 18, ठीक है, 9 2 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। 3
6 और 9 का लासा जब लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 18, ठीक। और 18 और 60 का अंतर कितना आएगा 60 माइनस 18, 60 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आएगा 42, 42 इज द राइट आंसर। 42 है हमारा कहीं, 42 है, देखिए 42 कहीं नहीं है, इसमें कहीं 42 होना चाहिए था। 42 हमारा कहीं ना कहीं होना चाहिए था। 5, 6 और 9, रुक जाइए, इसमें गलती हो रही है कहाँ, हाँ ये देखिए यहाँ गलती हो रही है, रुक जाइए, इसका अब बदल जाएगा। अब ये सॉल्यूशन इसके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। कारण उसके पीछे ये है कि यहाँ 5, 6 और 9 है, मैंने 3, 6 और 9 ले लिया। तो देखिए 5, 6 और 9 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 90। अब 90 और 60 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 और 60 को अगर माइनस करेंगे तो 90 माइनस 60 बराबर 30, इसके लिए उचित आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 24 कह रहा है 19,009 को 11 से भाग लें और 9,090 को 11 से भाग दें तो शेषफलों का योग कितना होगा, शेषफलों का योग कितना होगा। तो देखिए भाग देते हैं, 19,009 को 11 से भाग दीजिए, 11 एकन्नम 11, 8 बचा ये 80 हो जाएगा, 11 सत्ते से 70, 3 बचेगा 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बचा 89 हो गया, 11 बटे 88, 1 बच गया। तो यहाँ से जो शेषफल हमें मिलेगा, शेषफल वो कितना मिलेगा 1। इसी तरीके से 9,090 को 11 से भाग दीजिए, तो 11 8 88, 8 2 बचा 29 हो गया, 11 दूनी 22, 7 बचा 70 हो गया, 11 छक्का 66, 4 बच गया। यहाँ से जो शेषफल हमें प्राप्त बचेगा वो क्या होगा 4। और देखिए 4 और 1 का गुणा कितना होगा 4, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। अब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 9 9 9 9, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 9 1 10 के 0 और 9 1 10, ठीक है। कितना हो गया 10,099, 10,099 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है, इससे में 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है, टंकी का कितना भाग खाली है। अब देखिए अगर हम बात करें कि टंकी का खाली आयतन कितना है, खाली आयतन कितना है वो उतना अगर हम निकाल लें तो हम निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हमको निकालना हो टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन क्या होता है, टंकी का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा LBH, इसका मतलब 11 गुणे 10 गुणे 9, यही होगा। और अगर मैं बात करूँ उसकी टंकी की हाइट जब कम हो जाती है तो खाली टंकी कितना होगा, एम्प्टी टैंक कितना होगा, वो होगा हमारा 9 माइनस 6, 9 - 6, 3 मीटर की हाइट बच जा रही है। यानी दूसरी सूरत में हमारा क्या निकल के आएगा, दूसरी सूरत में हाइट हमारी खाली टंकी की कितनी होगी H इज इक्वल टू 3 मीटर। तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं खाली टंकी के लिए VE, ठीक है ना, वॉल्यूम एम्प्टी। तो इसके लिए भी वही L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 10 गुणे 3, 11 गुणे 10 गुणे 3। अब दोनों को ऊपर नीचे अगर रख के देख लें, अब दोनों का रेशियो निकालने तो क्या आएगा, रेशियो रेशियो हमारा निकल के आएगा 11 गुणे 10 गुणे 9, 11 गुणे 10 गुणे 9, नहीं कह रहा है कितना टंकी का कितना भाग खाली है, टंकी पूछ रहा है तो टंकी ऊपर रहेगा, ठीक है ना, टंकी ऊपर रहेगा, 11 गुणे 10 गुणे 3 बटे 11 गुणे 10 गुणे 9। अब देखिए ये 10 ये सब कट गया, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो क्या आएगा वो 1/3, 1/3 भाग टंकी का जो है वो खाली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 देखिए कह रहा है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। देखिए 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, इसको बदलिए तो 3 त्रिका 9 गुणे 1 10, कितना आएगा 10/3। अब 10/3 में कितने 1/6 हैं तो कुछ नहीं करना है, 10/3 को 1/6 से भाग दे दीजिए, तो 10/3 भागे 1/6, भाग में हमको पता है कि क्या होता है उल्टी हो जाती है, तो 10/3 गुणे 6/1, 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना होगा 10 दूना 20, 20 इज द राइट आंसर। कितने होंगे 20 1/6 निकलेंगे, 20 1/6 निकलेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा है कि निम्न एक आयत और एक वर्ग की परिमाप बराबर है, आयत और वर्ग की परिमाप बराबर है, ठीक है।
आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो आयत के क्षेत्रफल का दुगना वर्ग सेंटीमीटर में का दुगना किसके बराबर होगा? का दुगना किसके बराबर होगा? अब देखिए जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग का आयतन क्या होता है, ठीक है ना? वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल वो हमारा होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ठीक है ना? इसको यानी क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, ठीक है? तो इससे हम एक भुजा निकाल लेंगे, एक भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा क्या आएगी? ये हो गया 196, 196 बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक है? भुजा, अब भुजा 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, यहाँ 3 बचा 36, 4 नवाई सॉरी 4 चार 196 वर्ग, 196 कि 96, 196, 196, नहीं ये देखिए यहाँ एक गलती हो रही है, यहाँ 96 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे केवल 96, केवल कितना है 96। तो चार ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे केवल 96 है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24। भुजा हमारी कितनी निकल आई वर्ग की? 24, ठीक है? अब देखिए आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई कह रहा है कि उसकी भुजा से 4 कम है, तो 24 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है? 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको वर्ग की भुजा पता है, वर्ग की भुजा कितना है? 24। हमको आयत की भुजा पता है, आयत आयत की चौड़ाई पता है कितना है? 24, ठीक है? अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का हमको पता चल गया भुजा, एक चौड़ाई पता चल गई। अब आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप वो होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना? चौड़ाई यानी ब्रेथ, ठीक? और ब्रेथ हमको पता है ये किसके बराबर है? 96 के बराबर है। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ हमें पता ही है कितना है? 20, ठीक है ना? 20, और वो किसके बराबर होगा? 96 के, ठीक है ना? 96 के बराबर होगा। हल कर लीजिए इसको, ये 2 से जाएगा 48 और ये 20 उधर जाएगा, ठीक है ना? और सॉरी ये एल प्लस है, एल प्लस परिमाप है ना, तो 20 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना होगा? एल बराबर 28। लंबाई और चौड़ाई हमको निकला है। अब आयत का क्षेत्रफल अगर दुगना कर दिया जाए, ठीक है ना, दुगना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल गुणे बी बराबर 2 गुणे 28 गुणे 20, ठीक है ना? 28 दूना 56, 560, 560 दूना 1120, कितना आएगा? 1120, 1120 इज द राइट आंसर। 1120 कहाँ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 की ओर। कह रहा है कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। क्या है संकेतक? देखिए गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है अवरोध, ठीक? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए जो है प्रश्न पत्र आज का थोड़ा सा लंबा हो गया, इसीलिए इसको जल्दी से हम समेट रहे हैं, ठीक? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है भाग की अवधारणा को पढ़ाने के बाद शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कालमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने को कहते हैं, ठीक? यह गतिविधि क्या दर्शा रही है? शोरमुक्त कक्षा वातावरण बनाने के लिए? शोरमुक्त कक्षा का वातावरण बनाने के लिए नहीं, ठीक है? शोरमुक्त कक्षा का वातावरण बिल्कुल नहीं। अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थी किसी गणित, बिल्कुल गलत। प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने और डी शिक्षार्थियों द्वारा सीखने, नहीं रिकॉर्ड पे भी नहीं। इसके लिए देखिए जो उचित आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? उचित आंसर इसका होगा हर बच्चे को अभिव्यक्ति और एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और एक वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है ना? इससे जो है काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और मिलते हैं जल्द ही आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।